नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में आज इजराइल के उस सीक्रेट हथियार के बारे में बताएंगे जो गाजा को हिरोशिमा की तरह मिटाने की ताकत रखता है। ये सीक्रेट अंडरग्राउंड बम क्या है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है और कैसे ये कुछ ही सेकंड में तबाही लाता है, इसकी विस्तृत कुंजी आज हमने तैयार की है। वॉर जोन में मिसाइल और रॉकेट अटैक के बीच दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का वॉर टूरिज्म जारी है। बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के ऋषि सुनक ने नेतन्याहू से मुलाकात की। आज सुनक तेल अवीव में पहुंचे, कहा हम इजराइल के साथ खड़े हैं। सुनक से लेकर बाइडेन तक सबके बयान सुनेंगे तो लाइट कैमरा एक्शन वाली फीलिंग आपको आएगी और लगेगा कि हम साथ साथ हैं नामक किसी कूटनीतिक फिल्म की शूटिंग चल रही है। इजराइल चुन चुनकर हमास के कमांडरों को मार रहा है। गाजा में लगातार एयर स्ट्राइक जारी है। वहीं साउथ इजराइल में हमास ने रॉकेट वर्षा की है। हमलों की पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। चुनावी खबरों की बात करें तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें छोड़ नहीं रहा और आगे भी ये पद उन्हें नहीं छोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सचिन पायलट के साथ अब कोई मतभेद नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नए सियासी इशारे की खूब चर्चा हो रही है। बिहार के मोतिहारी में नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, बीजेपी से दोस्ती खत्म नहीं होगी। न्यूज मित्रों को एक और अपडेट दे दें। नोकिया ने घोषणा की है कि वो 14,000 लोगों को नौकरी से निकालेगा। ये संख्या कंपनी के कुल वर्कफोर्स का 16% है। कभी मोबाइल फोन्स की दुनिया की सरताज कही जाने वाली नोकिया का घाटे के कारण उठाया गया ये कदम एक सबक है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और न्यूज मित्रों को बता दें कि टीवी 9 भारतवर्ष की सत्ता आज भी बरकरार है। बार्क रेटिंग्स में टीवी 9 भारतवर्ष नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल बन गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार। हम इसी तरह आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते रहेंगे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको गाजा पर इजराइल के अब तक के सबसे बड़े और बारूदी कहर पर आज की वीडियो रील दिखाते हैं। We will continue operating against our enemy decisively. هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتضحانه‌ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد داشت. Therefore, we will fight Hamas for the sake of Israel, Gaza, and the entire world. We will continue to have Israel's back as you work to defend your people. तो सत्ता में आज सबसे पहले उस गाजा की बात जिसे लेकर एक डरावना सवाल अब दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। क्या गाजा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या इंतकाम की आग में जल रहा है इजराइल गाजा में कुछ वैसा ही करने वाला है जैसे वर्ष 1945 में हिरोशिमा में हुआ था? 3 दिन पहले इजराइल ने कहा था हम गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं बल्कि ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अब उस तैयारी पर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है। गाजा के लिए बुरी खबर सीधे अमेरिका से आई है जिसके मुताबिक इजराइल गाजा पर एक ऐसा अंडरग्राउंड बम गिराने जा रहा है जिसके बाद दुनिया फिर से हिरोशिमा वाला मंजर देखेगी। इस पर पहले हम आपको एक रील दिखा देते हैं।
गाजा को हिरोशिमा बनाने वाला है इजराइल। अठहत्तर साल पहले जो हिरोशिमा में हुआ, अब गाजा में होगा। एक धमाका और समतल हो जाएगी गाजा की जमीन। हमास के लिए इजराइल की सबसे विनाशकारी तैयारी। ऐसा बम जो जमीन के अंदर घुसकर मचाएगा तबाही। इजराइल हमास पर चलाने वाला है अंडरग्राउंड बम। तो क्या इजराइल ने गाजा को हिरोशिमा बनाने की तैयारी कर ली है? इस सवाल की वजह भी आप समझ लीजिए। अमेरिकी मीडिया से एक बहुत विस्फोटक खबर सामने आई है, जिसमें पुलित्जर अवार्ड जीतने वाले अमेरिकी पत्रकार सेमोर हर्श ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि इजराइल गाजा पर अमेरिका में बनाया गया एक बहुत विनाशक बम गिराने वाला है। एक ऐसा बम जो जमीन में 35 से 50 मीटर नीचे घुसने के बाद फटेगा। यानी यह बम जमीन पर गिरते ही नहीं, बल्कि जमीन में अंदर जाने के बाद ब्लास्ट करेगा। ऐसा बम जो हमास के हथियारों की अंडरग्राउंड फैक्ट्री को नेस्ता नाबूद कर देगा, उसके सीक्रेट ठिकानों को मिट्टी में मिला देगा। इजराइल वो बम गिराएगा जो परमाणु तो नहीं है, लेकिन परमाणु बम जितना ही विनाशक है। दावा यह भी है कि इजराइल का प्लान ग्राउंड ऑपरेशन का नहीं, बल्कि गाजा को हिरोशिमा जैसा बनाने का है। आगे हम आपको इजराइल के उस अंडरग्राउंड बम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह समझने की जरूरत है कि जिस हिरोशिमा की बात हो रही है, वहां 78 साल पहले हुआ क्या था और क्यों पूरी दुनिया अमेरिकी मीडिया के गाजा को हिरोशिमा बनाने वाले दावे से अब डरी हुई है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की राजधानी टोक्यो से 805 किलोमीटर दूर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था। इस परमाणु बम को अमेरिका के बॉम्बर प्लेन B-29 से लॉन्च किया गया था और इस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय, जिसके गिरते ही चंद सेकंड के अंदर हिरोशिमा का 90% हिस्सा तबाह हो गया था और परमाणु धमाके में करीब 1,40,000 लोगों की मौत हो गई। इसके 3 दिन बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया और इस बार अमेरिका की ओर से फैटमैन नाम का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था। इसमें भी कुछ मिनट में ही 40,000 लोग मारे गए थे। अब सोचिए, अमेरिकी पत्रकार के मुताबिक इजराइल भी बहुत जल्द गाजा में हिरोशिमा जैसा कुछ बड़ा और भयानक करने जा रहा है, जिसके संकेत इजराइल खुद भी दे चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि इजराइल द्वारा गाजा पर जिस बम को गिराए जाने के दावे किए जा रहे हैं, वो काम कैसे करते हैं और इसके बाद कितनी तबाही होती है। तो हम आपको ये बताते चलें और आपको बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से ये बम काम करता है। लेकिन जो बड़ी इसकी खासियत है वो ये कि ये ज़मीन के अंदर जाएगा और एक निश्चित गहराई पे जा करके जब ये विस्फोट करता है तो एक तरीके की तबाही आ जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि ज़मीन के अंदर सुनामी जैसी तस्वीर देखने को मिलती है और बहुत भयानक स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। ये है कि हम आपको बता दें, पहली ज़रूरी बात यह है कि अमेरिकी मीडिया ने जिस बम को लेकर चर्चा की है वो कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन परमाणु बम जितना ही खतरनाक है। इस बम को भी फाइटर जेट के जरिए ही किसी टारगेट पर एयर ड्रॉप किया जाता है। खास बात यह कि जिस अंडरग्राउंड बम का जिक्र अमेरिकी पत्रकार ने किया है वो जमीन पर गिरने के बाद गहराई में एक सीधी सुरंग बनाता है और जब यह बम जमीन से सीधे करीब 35 से 50 मीटर तक पहुंच जाता है, उसके बाद इसमें ब्लास्ट होता है। यानी जिस तरीके से यह काम करता है उससे सोच सकते हैं आप कि इस धमाके के बाद उस जगह पर तबाही का मंजर क्या होगा। एक दावे के मुताबिक इजराइल भी ऐसे ही किसी बम को गाजा पर गिरा सकता है और अगर ऐसा हुआ
तो गाजा में हिरोशिमा वाली जिस तबाही का दावा किया जा रहा है वो सच हो सकती है। तो अब पूरी दुनिया इसी बात को लेकर के डरी हुई है। हालांकि 3 दिन पहले इजराइल ने जो बात कही थी, क्या वो इशारा इसी बम को लेकर के था? अब सभी के मन में ये संशय है। हालांकि इस सब के बीच में एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बड़े देश अभी इस युद्ध में इन्वॉल्व हुए, उनके रहते हुए इस तरीके के बम का इस्तेमाल करना ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अब हम आपको अमेरिका के 3 ऐसे विध्वंसक बमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे वो गाजा का मंजर 1945 वाले लहूलुहान हिरोशिमा की तरह कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है एक अंडरग्राउंड बम का। जैसा कि हमने आपको बताया, ये एक ऐसा बम है जो जमीन में नीचे जाने के बाद फटता है। इस बम की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि हमास ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। सुरंगों में उसका गोले बारूद की फैक्ट्री है, हथियार रखे हुए हैं और इस बम की मदद से इजराइल उसे आसानी से तबाह कर सकता है। इसके अलावा एक और बम की चर्चा है जो अमेरिका के सबसे खतरनाक बमों में शुमार किया जाता है। इसे स्मार्ट बम का नाम दिया गया है। इस बम का इस्तेमाल पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था और अब दावा है कि इजराइल इसे भी गाजा के ऊपर गिरा सकता है। इन दोनों के साथ अमेरिका के सबसे खतरनाक बम को लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका नाम है मदर ऑफ ऑल बम। क्या हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल ये बम भी अमेरिका से लेकर आ सकता है? खास बात यह कि मदर ऑफ ऑल बम कोई परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे तबाही की पूरी गारंटी है और यह बम भी इजराइल का एक विकल्प हो सकता है। अब हम आपको जल्दी से अमेरिका के इन विनाशकारी बमों के बारे में एक वीडियो कुंजी दिखा देते हैं जिनसे गाजा को हिरोशिमा में बनाने की डरावनी भविष्यवाणी की गई। पहला नाम अंडरग्राउंड बम है जो इस युद्ध का गेम चेंजर हो सकता है, जिसके इस्तेमाल से हमास का विनाश एकदम तय है। यह अंडरग्राउंड बम 2268 किलोग्राम के वजन वाला एक गाइडेड बम है। असल में इसे तहखाना, बंकर और सुरंगों को उड़ाने के लिए ही बनाया गया है। यह बम गिरने के बाद जमीन में खुद सुरंग बनाता है और फिर कई फीट नीचे जाकर इसमें विस्फोट करता है। इस बम का ऊपरी हिस्सा बहुत खास होता है और इसे इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि यह सीधे जमीन के नीचे जाए। इस अंडरग्राउंड बम का इस्तेमाल वर्ष 1975 के वियतनाम युद्ध में किया गया था, जिससे भारी तबाही हुई थी। अब आपको अमेरिका के उस स्मार्ट बम के बारे में बता देते हैं जिसके जरिए इजराइल आसानी से गाजा को हिरोशिमा में तब्दील कर सकता है। स्मार्ट बम को अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। स्मार्ट बम को गाइडेड बम भी कहा जाता है और यह बम एकदम सटीक टारगेट के साथ किसी जगह पर गिरते हैं। यानी इन स्मार्ट बम को एक टारगेट को तबाह करने के मकसद से ही इस्तेमाल किया जाता है। गाजा में हमास के अड्डों को तबाह करने के लिए इजराइल के लिए यह एक बहुत अहम हथियार हो सकता है। 907 किलोग्राम के स्मार्ट बमों को कई तरीके से हथियारों में फिट किया जा सकता है। इन बमों को अमेरिका के हाईटेक बॉम्बर जैसे B-52 और B-1B लांसर से लॉन्च किया जा सकता है। खास बात यह कि इन स्मार्ट बम का इस्तेमाल अमेरिकी वायुसेना ने पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था। और अब अमेरिका के जिन गाइडेड बमों की बात अमेरिकी पत्रकार ने की है, उनमें यह स्मार्ट बम भी इजराइल का एक विकल्प हो सकता है। यानी हमास पर इजराइल का असली कहर अभी बाकी है और नेतन्याहू किसी भी वक्त इस तबाही का ट्रिगर दबा सकते हैं। वैसे हथियारों का शोर सिर्फ इजराइल हमास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस जंग के नाम पर बड़े बड़े देश भी एक दूसरे को ललकारने में लगे हैं। और सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल हमास युद्ध आने वाले वक्त में विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है? मौजूदा वक्त में हवा से लेकर समंदर तक विध्वंसक हथियारों की सत्ता इस वक्त दुनिया देख रही है। जैसे अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए भर भर कर हथियार भेजे, उसमें 2 सबसे खतरनाक वॉरशिप गेराल्ड आर फोर्ड और ड्विट डी आइजनहॉवर पहले से ही भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि इस जंग में अमेरिका किसी भी हाल में इजराइल को हथियारों की कमी नहीं होने देगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन के युद्धपोत भी भूमध्य सागर में इजराइल के करीब पहुंच चुके हैं। आज सुनक ने भी यह साफ कर दिया कि वो संकट की इस घड़ी में तन मन धन और हथियार के साथ इजराइल के लिए खड़े रहेंगे। हथियारों से भरे ब्रिटेन के भी कई युद्धपोत इस वक्त भूमध्य सागर में हैं। लेकिन पुतिन को इजराइल के लिए बाइडेन की यह ललकार पसंद नहीं आई। बाइडेन के दौरे के एक दिन बाद रूस ने भी काला सागर में उन किंजल मिसाइलों को तैनात कर दिया, जिसे लेकर वो दावा करता है कि इसे ना तो रडार पकड़ सकते हैं और ना ही इन्हें गिराया जा सकता है। बड़ी बात यह कि ये किंजल मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा है कि वो पुतिन के एक इशारे पर भूमध्य सागर तक पहुंच सकती है। यानी अब खतरा यह है कि हवा से लेकर समंदर तक जल्द ही विश्व युद्ध जैसा सायरन भी सुनाई दे सकता है।
जिस युद्ध में हिरोशिमा वाले विध्वंस की चर्चा हो रही है, जिस युद्ध में स्मार्ट बम, अंडरग्राउंड तबाही मचाने वाले बम जैसे हथियारों की चर्चा हो रही है, सोचिए उसका अंजाम क्या होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो इस युद्ध को रोज सुलगाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है और इसे कई मोर्चों वाला एक बड़ा युद्ध बनाने की तैयारी कुछ खास किरदार कर रहे हैं। आज इन किरदारों को देखना और इनकी चाल को समझना भी बहुत जरूरी है। पहला किरदार है हमास। वही हमास जो इस वक्त इस युद्ध का सबसे बड़ा विलेन नजर आ रहा है, जिसके एक इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल को लहूलुहान किया। उसका नाम है इस्माइल हानिया। ये हमास का चीफ है। ये वही चेहरा है जो दोहा में बैठकर इजराइल से बदला लेने के लिए प्लान को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ है PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का सचिव जिहाद अल नखला। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद संगठन फिलिस्तीन में हमास के बाद दूसरा सबसे बड़ा खूंखार संगठन है। इजराइल पर हमले में इसका नाम भी खुले तौर पर आ चुका है। तीसरा चेहरा है हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरुल्लाह का, जो इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में पूरी तरह एक्टिव है। हिजबुल्लाह का गढ़ मुख्य रूप से लेबनान के दक्षिणी इलाके में है। ऐसा नाम है खूंखार आतंकी संगठन ISIS का, जो प्रत्यक्ष रूप से अब तक इस युद्ध में शामिल तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका जिक्र अमेरिका से लेकर इजराइल तक कर चुका है। पांचवा नाम है ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का, जो इजराइल पर हमले के बाद से ही आरोपों के चक्रव्यूह में है, जिन पर हमास और हिजबुल्लाह से लेकर फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद तक को हथियार और आर्थिक मदद देने के आरोप लगते रहे। ये किरदार इस युद्ध को एक धर्म युद्ध के तौर पर लड़ रहे हैं और इनका मॉडल यही है कि ये पूरी लड़ाई इजराइल और हमास के बीच सीमित न रहकर इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच हो जाए, यहूदियों और मुस्लिमों के बीच ये लड़ाई की जाए। यही इन सब का मकसद है। और इस पर बात करने के लिए इजराइल से मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा हैं। वेस्ट बैंक पर इस वक्त वो मौजूद हैं और सुमित चौधरी स्टेरॉड इस पर मौजूद हैं, जहां पर लड़ाई लगातार हो रही है। सुमित, ये कहा जा रहा है कि बाइडेन के जाने के बाद से इजराइल और ज्यादा आक्रामक हो गया है। अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि बहुत विस्फोटक बमों का इस्तेमाल हो सकता है, अंडरग्राउंड बम का इस्तेमाल हो सकता है। आप ग्राउंड पर हैं, पिछले 12-15 घंटे की स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि मैं राहुल जी आज खुद इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पे किया था, ना सिर्फ गाजा के बॉर्डर पर बल्कि अब बॉर्डर्स के अलग अलग इलाकों के अंदर, चाहे वो लेबनान बॉर्डर हो, चाहे वो खास तौर पे इजिप्ट और इजराइल का बॉर्डर है, हरकत और लगातार वहाँ पे सर्विलेंस हर जगह नजर आ रहा है। दरअसल इजराइल को ये लगता है कि अब वो जब गाजा पट्टी के अंदर घुसता जा रहा है, लगातार उन इलाकों को मजबूत करता जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि अब आने वाले वक्त में उसके लिए कई फ्रंट खुल जाएंगे। इसीलिए एहतियातन उसने हर बॉर्डर के ऊपर अपने सर्विलेंस, अपनी आर्मी, अपने टैंक्स, आर्टिलरी गन्स मूव करने शुरू कर दिए। और हम आज जब इजिप्ट के बॉर्डर पर भी थे तब भी हमको वही चीज नजर आई। अभी मोटे तौर पर आप जिस अमेरिकी वेपन्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही राहुल जी आर्मर्ड व्हीकल्स, यानी वो आर्मर्ड व्हीकल्स जो गाजा सिटी के अंदर इन सैनिकों को ले जाने में मदद करेगी, अमेरिकी आर्मर्ड व्हीकल्स यहां इजराइल पहुंच चुकी है। यानी बाइडेन के आने के 24 घंटे के बाद लगातार वो पहली खेप आप कह सकते हैं कि वो पहुंचनी भी शुरू हो गई है। और ये आर्मर्ड व्हीकल्स इजराइल की सेना को इन इलाकों में ले जाने में मददगार साबित होगी। अमेरिका का इजराइल के पास खुद M111 जैसे आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी या फिर उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए अमेरिका से ऐसी मदद मांगी गई थी। और अब अमेरिका की ऐसी खेप लगातार इजराइल पहुंचनी शुरू भी हो गई है, जो गाजा सिटी या गाजा के अंदर घुसने पर इजराइल को मददगार साबित होगी। राहुल जी। मनीष, अब सवाल ये उठ रहा है कि ये युद्ध जिस दिशा में जा रहा है उसमें धर्म हावी होता जा रहा है। क्या आपको लग रहा है ये अरब देश वर्सेस अमेरिका की स्थिति होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, अगर ऐसा होता है तो युद्ध और ज्यादा विध्वंसक होगा। राहुल जी, अगर मैं कहूं कि यह धर्म युद्ध हो गया है तो वो गलत नहीं होगा, और मैं कुछ पिक्चर के जरिए भी बताने की कोशिश करूंगा। और जब भी आप सैमुअल हर्ट्ज के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में भी कुछ ऐड करूंगा। देखिए, इस वक्त TV9 की टीम फिलिस्तीन में मौजूद है। जी हाँ, फिलिस्तीन में। हम लेबनान बॉर्डर पर गए थे, हम गाजा बॉर्डर पर गए थे, सुमित अभी गाजा बॉर्डर पर है ही। और इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं,
आप देखिए कि मैं इस वक्त फिलिस्तीन में हूँ, वेस्ट बैंक इलाके में हूँ। मेरे सामने जो ये पूरा शहर आप देख रहे हैं, वेस्ट बैंक का ये वो शहर है जहाँ पर बीते 48 घंटे में आपने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर गोलीबारी हुई है। अभी जो एक सज्जन यहाँ पर दिख रहे हैं, ये मुझसे अभी मिलने आए थे, मुझसे बात कर रहे थे, और मेरे साथी ड्राइवर जो हैं वो यहूदी हैं। दोनों के बीच में अचानक ही लड़ाई शुरू हो गई, अचानक ही एकदम धर्मयुद्ध यहाँ पर शुरू हो गया। तो हालत ये है कि यहूदी और मुस्लिम के बीच में कब कहाँ कैसे लड़ाई शुरू हो जाए ये कहना मुश्किल है। ये यहाँ के जर्रे जर्रे के ज़मीन की हकीकत। और इसी वजह से जब इजराइल ये बात कह रहा है कि ये हम बदला लेंगे, और सैमुअल हर्ट्ज के बारे में बता दूं कि अमेरिकी पत्रकार पुलित्जर अवार्डी हैं, और उन्होंने ही नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को लेकर ये कहा था कि अमेरिका का कैसे इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो दरअसल उनके पास काफ़ी सोर्स है पेंटागन के अंदर में, अमेरिकन इंटेलिजेंस में, और इस वजह से उनका ये दावा है कि अमेरिका ठीक गाजा में, इजराइल ठीक गाजा में वैसा हमला कर सकता है जैसा कि हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ है। देखिए इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं टीवी 9 के कैमरे पर, क्योंकि इस वक्त मैं फिलिस्तीन की सरजमी तो नहीं कहूँगा क्योंकि फिलिस्तीन देश नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन के इलाके में जिस वक्त टीवी 9 की टीम मौजूद है, मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि दरअसल गाजा पट्टी पर हो रहे एयर स्ट्राइक और खास करके अस्पताल पर हुए हमले के बाद चीज़ें बहुत बदल गई हैं। चीज़ें इस कदर बदल गई है कि अब सीधे और सीधे एग्जिस्टेंस को लेकर ये हो गया है कि ये लड़ाई अब मुस्लिम वर्सेस यहूदी, अरब वर्सेस इजराइल, और इजराइल के साथ जो अलायंस करने वाले लोग हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के साथ साथ मैंने भी उनसे पूछा कि कुछ लोगों से कि आप इंडिया के बारे में क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इस वक्त इजराइल की क्यों मदद कर रहा है, उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहा है। यानी लकीर खींच दी गई है, आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे दुश्मन हैं, और इसी आधार पर यह धर्मयुद्ध लड़ा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और मनीष ये जानकारी देने के लिए। आप दोनों सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, और अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। पिछले 12 दिनों से एक नाम जो हर किसी की जुबान पर है वो है हमास। हमास की क्रूरता और हमास के नाम पर हुई तबाही पूरी दुनिया देख रही है। सत्ता में हम इसके कई वीडियो सबूत भी आपको दिखा चुके हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के हमास को मिट्टी में मिलाने वाली कसम का भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। इजराइल का कहना है कि इस बार हमास के कमांडर और उसके लड़ाके सारी हदों को पार कर चुके हैं। हमास का चीफ इस्माइल हानिये दोहा में बैठकर इजराइल की तबाही के निर्देश दे रहा है। आपको बताते हैं कि कैसे हमास इस युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के आक्रामक अंदाज के बावजूद इस्माइल हानिये के निर्देश पर हमास के लड़ाके सुरंग जाल बिछा चुके हैं। युद्ध के 13 दिन बाद भी हमास इजराइल के शहरों की तरफ रॉकेट दाग रहा है, खास तौर पर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। हमास आम नागरिकों को बंधक बनाकर उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम जैसे मजबूत सुरक्षा कवच को चकमा देने वाला हमास अब बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। हमले के बाद हमास मुस्लिम देशों की सहानुभूति लेने के लिए समर्थन मांगने वाली चाल भी चल चुका है। मतलब धर्म के नाम पर मुस्लिम देशों को अपने साथ ला रहा है। एक तरफ गाजा बॉर्डर पर हमास इजराइल को चुनौती दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की तरफ से हिजबुल्लाह भी सुपर एक्टिव हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजराइल से लौटते ही हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सैन्य बेस पर रॉकेट दाग दिए। सीरिया में अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया गया। इसके अलावा इराक में भी अमेरिकी सेना के ठिकानों को टारगेट किया गया है। इराक में तो 24 घंटे के भीतर अमेरिकी सैन्य कैंप पर 2 ड्रोन अटैक किए गए। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इजराइल को चुनौती देने के लिए हिजबुल्लाह की तैयारी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5000 कमांडो लेबनान सीमा पर तैनात हैं। 50,000 लड़ाके रिजर्व में रखे गए हैं। हिजबुल्लाह यूक्रेन की तरह ड्रोन हमले की रणनीति बना रहा है। दावा है कि उसे ईरान से पैसे और हथियार लगातार मिल रहे हैं। Hamas are the new Nazis, they're the new ISIS, and we have to fight them together just as the world, the civilized world, united to fight the Nazis and united to fight Hamas. It must together now stand with Israel as we fight and defeat. कोई दो राय नहीं कि बीते 24 घंटे में अस्पताल पर हुए हमले के बाद जिस तरीके से सिचुएशन टेंस हुई है, हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार आक्रमण हो रहे हैं। हिजबुल्लाह कभी अमेरिकन बेस पर दो बार अमेरिकन बेस पर हमले हो चुके हैं 24 घंटे के अंदर, पहले इराक में और फिर सीरिया में। हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान बॉर्डर पर, इजराइल के बॉर्डर पर अटैक हुआ है,
वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह का गठजोड़ ग्राउंड पर दिखाई देता है। सीरिया के अल तन्फ इलाके में अमेरिकन का एक बड़ा अमेरिकन बेस है, जहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है, बहुत जोर की धमाके की आवाज चारों तरफ सुनाई भी पड़ी है और इससे हो सकता है कि बहुत सारी कैजुअल्टी की भी बात सामने आए। अभी फिलहाल डिटेल का इंतजार है, लेकिन आप देखिए जो बाइडेन के इजराइल से जाने के महज 12 घंटे के भीतर लगातार अलग अलग ठिकाने पर, अलग अलग अमेरिकन एम्बेसी पर, अलग अलग अमेरिकन बेस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा हमला अभी हुआ है सीरिया में अमेरिकन बेस पर। तो सीधे अब हिजबुल्लाह ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान किया है और इसी बात का डर था। हमास और हिजबुल्लाह की तरह ही एक और खूंखार संगठन है और इसमें खूंखार चेहरा है। संगठन का नाम PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, जिसका संक्षिप्त परिचय आपको पहले भी हम दे चुके हैं। इसके मुखिया का नाम है जियाद अल नखला। जियाद अल नखला 28 सितंबर 2018 से फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का नेता है। वो फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद जिसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं। यहां तक कि अल नखला को 2014 में अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। अल नखला का पक्का पता आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। बताया जाता है कि वो लेबनान या सीरिया में रहता है। माना जाता है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के साथ उसके अच्छे संबंध हैं और दावा है कि PIJ को मुख्य रूप से ईरान और सीरिया से पैसा मिलता है। इस्लामिक जिहाद का एक और नेता मोहम्मद अल हिंदी है, जिसका नंबर संगठन में जियाद अल नखला के बाद आता है। इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग को अल कुदस ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है। 1990 के दशक के बाद से अल कुदस ने इजराइल पर कई अटैक किए हैं। बताया जाता है कि इजराइल पर अटैक में हमास और इस्लामिक जिहाद दोनों शामिल थे। दोनों संगठनों को कई लोग एक ही मानते हैं, लेकिन इनकी विचारधारा और मकसद में कई लेकिन मामूली अंतर है। हाल के वर्षों में हमास ने गाजा पट्टी में राजनीतिक पकड़ भी मजबूत की, जबकि इस्लामिक जिहाद सिर्फ और सिर्फ सशस्त्र हमलों पर फोकस करता है। इस्लामिक जिहाद का मानना है कि राजनीतिक सौदेबाजी से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान नहीं हो सकता। वो इजराइल के खिलाफ सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने की वकालत करता है। जानकारों का मानना है कि इस्लामिक जिहाद ईरान की क्रांति से प्रभावित है। उसे ईरान, सीरिया और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल है। शुरुआत में यह संगठन मिस्र के राजनीतिक इस्लामिक संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के नेतृत्व में काम करता था। बाद में इस्लामिक जिहाद अलग संगठन बन गया। आतंकी संगठन ISIS का नाम आपने कई बार सुना होगा। बड़े बड़े आतंकी हमलों को लेकर, क्रूरता को लेकर, जिहाद को लेकर, धर्म के नाम पर कत्लेआम को लेकर। लेकिन इजराइल और हमास युद्ध में ISIS का नाम बार बार आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद कह चुके हैं कि हमास के लड़ाकों की क्रूरता ISIS की तरह है। हालांकि इस युद्ध में अब तक ISIS के प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन जिन देशों में ISIS का गढ़ है वो इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इनमें एक नाम है सीरिया का। बाइडेन के इजराइल आने के बाद जैसे जैसे युद्ध के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, उससे कई जानकार ये भी मान रहे हैं कि हो सकता है ISIS अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इस युद्ध को एक मौके और हमास को एक मंच की तरह इस्तेमाल करे। इजराइल और हमास युद्ध को विस्तारवादी शह देने वाले सबसे बड़ा चेहरा अभी बाकी है और वो नाम है ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी का। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमास ने इजराइल पर हमला किया था और हमास के लड़ाकों को ईरान से चोरी चोरी चुपके ट्रेनिंग भी मिलती है, हथियार भी मिलते हैं, पैसे भी मिलते हैं, हर तरीके की मदद मिलती है। हालांकि खुले तौर पर ईरान कभी ये मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन ईरान पर अक्सर ऐसे आरोप भी लगते रहे और कई रिपोर्ट्स में ईरान बेनकाब भी हुआ है। तकनीक और ताकत में ईरान इजराइल के सामने कहीं भी नहीं टिकता, लेकिन खुद को मुस्लिम देशों का बिग बॉस समझता है। हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता है जिसमें वो धर्म के नाम पर मुस्लिम बहुल देशों को एकजुट कर सके। इजराइल और हमास युद्ध में भी ईरान की ये योजना दिखाई दे रही है। इजराइल पर हमले के बाद भी ईरान के विदेश मंत्री पिछले सप्ताह के दौरान मिडिल ईस्ट के कई देशों में दौरे पर गए, वहां के नेताओं और राजनयिकों से मुलाकात की, युद्ध का हवाला देते हुए कहा कि अगर युद्ध रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास जो सीमित विकल्प मौजूद हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया गया तो इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला जाना चाहिए। वो गाजा की रक्षा के नाम पर इस आग को हवा दे रहे थे। 3 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा था कि गाजा संकट का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए वक्त बीतता जा रहा है।
यह भी चेतावनी थी कि इजराइल हमास युद्ध दूसरे इलाकों में भी फैल सकता है। जाहिर है यह बयान धर्मयुद्ध वाली आग को और भड़का रहे हैं। हमास को मिल रहे ऐसे ही समर्थन का साइड इफेक्ट यह है कि वॉर जोन में लगातार मिसाइलों की बौछार हो रही है, रॉकेट हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। इसका सबसे खतरनाक पक्ष यह है कि इसमें आम लोगों की जान जा रही है, खासतौर पर गाजा के उन इलाकों में जहां हमास के ठिकाने हैं। अस्पताल, स्कूल, घर, मकान, हर जगह एयर स्ट्राइक हो रही है। जो बाइडेन के लौटने के बाद ये हमले और भी तेज हो गए हैं। आज गाजा के ताल अल हवा पर आबादी वाले शहर में आईडीएफ की तरफ से मिसाइल दागी गई। एयर स्ट्राइक में कई रिहायशी बिल्डिंगें तबाह हो गई। इसके अलावा गाजा में अल कुदस अस्पताल पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल में 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौजूद थे। गाजा के खान यूनुस शहर पर भी मिसाइल ने कहर बरपाया, जहां हमास का स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। सेंट्रल गाजा पर आईडीएफ के हमले में हमास के सैन्य विंग के चीफ की मौत की भी खबर है। मतलब यह कि युद्ध अब अगले दौर में पहुंच चुका है। सिर्फ हवा से ही नहीं, जमीन से भी अब इजराइल बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। 13 दिन हो चुके हैं। अब किसी भी वक्त गाजा में घुसकर इजराइल के सैनिक चुन चुन कर हमास के लड़ाकों को मारेंगे। बताया जा रहा है कि जमीनी हमले के लिए हरी झंडी का सिर्फ इंतजार है। कहा यह भी जा रहा है कि हमास की सुरंग वाली साजिश की वजह से ग्राउंड ऑपरेशन में अभी देरी हो रही है। इजराइल का प्लान है कि सबसे पहले एयर स्ट्राइक से हमास के ज्यादातर ठिकानों को नष्ट किया जाए, उसके बाद जमीनी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। सत्ता में एक तरफ बमबाजी है, एक्शन है, एयर स्ट्राइक है और रॉकेट अटैक है, तो दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का धर्मयुद्ध वाला एंगल भी है। रूस यूक्रेन के बीच जहां रीजन की लड़ाई थी, जमीन पर कब्जे की लड़ाई थी, वहीं इजराइल हमास जंग रीजन से नहीं बढ़कर रिलीजन यानी क्षेत्र की धार्मिक लड़ाई बन गया। एक एक बम, एक एक धमाका पूरी दुनिया को ग्लोबल धर्मयुद्ध के करीब ला रहा है। जिस तरीके से मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, उससे आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पश्चिम एशिया का गाजा आने वाले दिनों में धर्म युद्ध का केंद्र बनने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी हमास पर इजराइल के हमले को मुसलमानों पर हमला मान रही है, जबकि यहूदियों का एकमात्र देश इजराइल इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बता रहा है। यानी युद्ध में दोनों पक्ष अपने अपने धर्म के एंगल से भी आमने सामने हैं। वैसे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई की जड़ में धार्मिक संघर्ष भी एक बड़ा फैक्टर है। वो तो देखिए, इस सबके बीच में सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।